नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के चैप्टर 9 को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सीटेट पेपर 2 या बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। क्योंकि सीटेट पेपर 2 में साइंस साइड स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 साइंस और मैथ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण सेशन होगा, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में भी एनसीईआरटी 6 to 10 साइंस से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इन सबकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना के रखी हुई है। टॉपिक वाइज तैयारी कराई आ रही है सीटेट की। अगर आप टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो सबकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेसन 9 है सजीवों उनका परिवेश। सजीवों उनका परिवेश में जो मेन पॉइंट हैं सबको मैंने हाईलाइटेड किया है, वही हमें पढ़ना है। चलिए, तो समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खाने पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे जो होते हैं एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। तो समुद्र के जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे जो होते हैं, जंतु होते हैं, भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया, ऊँट एवं उनका परिवेश जो है मरुस्थल में रहते हैं। चलिए, अब हम आवास एवं अनुकूलन के बारे में चर्चा करते हैं। तो जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। तो जिस विशिष्ट संरचनाओं तथा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाती है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप में अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आसपास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान। तो आवास का जो अर्थ होता है उसका होता है वास स्थान, एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। वहीं स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को हम स्थलीय आवास कहते हैं। तो स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को हम स्थलीय आवास कहते हैं। वहीं वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। वहीं जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसे हम जलीय आवास कहते हैं। तो जलीय आवास किसे कहते हैं? जो जल में रहते हैं। विश्व में विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घासों के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय व पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं होती हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। वहीं चट्टान, मिट्टी, वायु और जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं वह आवास के अजैव घटक होते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक होते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं, तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारीरिक व्यायाम की असुविधा हो सकती है। वहीं पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्रों के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती। अल्प विधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन को हम
परिअनुकूलन कहलाता है। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विभिन्न आवासों की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे हम। तो मरुस्थल में रहने वाले चूहे, सांप, ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन में तेज गर्मी में बचने के लिए वह भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं, जो कि चित्र 9.4 में दिखाया गया है। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो वह जंतु बाहर निकलते हैं। तो मरुस्थल में रहने वाले जो चूहे और सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते, दिन की तेज गर्मी में बचने के लिए वह भूमि के अंदर गहरे बिल में चले जाते हैं। वही रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो वे जंतु बाहर निकलते हैं, जो कि फिगर में दिखाया गया है। आप फिगर में देख सकते हैं, गहरे बिल में चले गए हैं। वहीं जब रात होगी तो बिल से बाहर चले आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे, जो कि चित्र 9.5 में दर्शाया गया है, पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित होते हैं, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधे। चलिए हम पर्वतीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं को अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आपने चित्र 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष देखे हैं? तो ये आवास जो होते हैं क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकालीन हिमपात होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्या आपने चित्र 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष देखे हैं? तो आइए देखते हैं। तो आप लोग पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष देख सकते हैं। चित्र 9.7 में पहाड़ी तेंदुआ, याक तथा पहाड़ी बकरी पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं, दर्शाया गया है फिगर में। सामान्यतः जो होता है शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों में अधिक भिन्न आकृतियों आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। घास स्थल के बारे में चर्चा करते हैं। तो घास स्थल में शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए, जो कि चित्र 9.8 में दर्शाया गया है। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वह चेहरे के सामने हैं अथवा पास में हैं? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, जिन्हें वह पदांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की वह संरचनाएं उनके जीवन व्यापन में सहायता करती हैं? उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। अब हम समुद्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो समुद्र जो होता है, समुद्र में रहने वाले मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत में समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखी होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता। वह समुद्र में गहराइयों में तलहटी में रहते हैं तथा अपने ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इसमें गिल क्लोम होते हैं। वहीं डॉल्फिन एवं व्हेल जो होती है, डॉल्फिन व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वार छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास के लिए रह सकते हैं। कुछ जलीय पौधे जल सतह पर पलवन करते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर होती हैं। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न होते हैं। तो कुछ जलीय पौधे जो होते हैं वह जल सतह पर पलवन करते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर होती हैं। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा होता है। तो श्वास लेना जो वह एक श्वसन क्रिया का हिस्सा होता है। श्वसन में अंदर ली गई वायु का ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। वहीं गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उसकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक होता है। ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ जो होता है वह त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं, जिनकी सहायता से वह जल में विलेय वायु में ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती हैं। वहीं पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां जो होती हैं वह सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। तो हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय में ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों ही निरंतर चलती रहती है। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वह पौधों द्वारा श्वसन के उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह तेज प्रकाश की अभ्यस्ता नहीं हो सकती। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में विभिन्न अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप सजीव द्वारा इन अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। चलिए, संभवतः हमारे प्रश्न आखिरी जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। जीवन जो है वह सुंदर है। तो यहाँ से जो प्रमुख शब्द निकलते हैं, जहाँ से सीटेट में प्रश्न बन सकता है, अनुकूलन क्या है, जलीय आवास किसे कहते हैं, जैव घटक किसे कहते हैं, उत्सर्जन, वृद्धि, आवास, सजीव, प्रजनन, श्वसन, उद्दीपन, इन सब के बारे में हमने चर्चा की इस क्लास में। अब इस लेसन के सारांश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उसको हम देखते हैं। किसी स्थान का जो परिवेश होता है जिसमें पौधे, जंतु एवं जीव रहते हैं उसका आवास कहलाता है। तो पहला प्रश्न यह बन सकता है कि आवास क्या है। तो जिन स्थान का परिवेश जिसमें जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। वहीं विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है। आवास जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय जमीन पर एवं जलीय आवास जल में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। वहीं जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक होते हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वह श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत हमने एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के 9वें चैप्टर को कवर किया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था। सजीव एवं उनका परिवेश के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें आवास, प्रजनन क्या है, हर जगह के आवास कैसे होते हैं, पहाड़ी इलाकों में कैसे होते हैं, मौसम, उस सब पे हमने चर्चा की। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है।
ईवीएस एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ करा दिया गया है। क्लास 3rd 4th 5th लगभग 25 वीडियो में समाप्त हो गए हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। एनसीईआरटी जियोग्राफी पेपर 2 के लिए समाप्त हो गई है। हिस्ट्री की क्लासेज चल रही हैं, वहीं पेपर 2 में साइंस की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। तो इन सब की आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।